Hello, everyone. Welcome back to this series of macroeconomics and applications part 2 of PB fourth semester. We are doing unit 1. Until now, we have done the first consumption theory, that is Keynesian consumption. And in the last class, we started with the Irving Fisher's intertemporal choice. We discussed about what do we mean by intertemporal choice, and what is the budget constraint when we discuss the intertemporal choice about the consumer. So today we are going to do the next part. So in the previous class we discussed all these aspects in the Fisher's model, that temporal is associated with time, and this theory tells us कैसे एक consumer दो टाइम पीरियड में, मतलब कंजम्पशन इन प्रेजेंट एंड कंजम्पशन इन फ्यूचर में, अपनी कंजम्पशन को डिवाइड करता है, एक्सपेंडिचर को डिवाइड करता है. या तो एक कंज्यूमर सेवर हो सकता है या एक कंज्यूमर बोरोवर हो सकता है. तो जैसे कि हम किसी भी थ्योरी में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जब कंज्यूमर अपने डिसीजन लेता है तो वो कॉन्स्ट्रेंट्स को और प्रेफरेंसेस को यूज करता है. तो लास्ट क्लास में हमने इंटरटेम्पोरल बजट कॉन्स्ट्रेंट डिस्कस किया था. डायग्रामेटिकली एज वेल एज एल्जेब्रिकली हमने उसे डिराइव किया था. जो हमारा एक्स इंटरसेप्ट है और जो वाई इंटरसेप्ट है, दोनों इंटरसेप्ट हमने डिस्कस किए थे. एक्स इंटरसेप्ट ये बताता है हमें, जैसे कि ये C1 फर्स्ट पीरियड टाइम कंजम्पशन जो हम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम पीरियड कंजम्पशन एक्स एक्सिस पे, तो C1 वेयर C1 इज इक्वल टू Y1 प्लस Y2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस R, दिस पोर्शन. सो दिस टेल्स अस कि हम लोगों का अगर C2 का कंजम्पशन C2 जीरो है, मतलब सेकेंड टाइम पीरियड में कंजम्पशन जीरो है, तो फर्स्ट टाइम पीरियड में हम कितना कंज्यूम करेंगे. और जो ये Y इंटरसेप्ट है B, ये हमें ये बताता है कि अगर हम फर्स्ट टाइम पीरियड में कुछ भी कंज्यूम नहीं करते, सारी की सारी इनकम सेव करते हैं, तो फिर हम नेक्स्ट टाइम पीरियड में कितना कंज्यूम करेंगे. इसके अलावा हमने यहाँ पे ये बजट कॉन्स्ट्रेंट, इंटरटेम्पोरल बजट कॉन्स्ट्रेंट भी डिराइव किया था. सो ऑल दिस वी हैव डन इन दी previous class. Now, then we finally concluded that ultimately total consumption मतलब consumption in period 1 plus consumption in period 2 will always be equal to total income, that is the income in period 1 and income in period 2. Now, since this was the first part, मतलब जो हमें डिस्कस करने के लिए चाहिए, एक तो फर्स्ट पार्ट था हमारा बजट कांस्टेंट, वो हमने लास्ट लेसन में डिस्कस कर लिया है. सेकंड पार्ट है प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर. आज हम कंज्यूमर प्रेफरेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे. इंडिफरेंस कर्व आप लोगों ने माइक्रो में पढ़ा होगा. सो दिस इज अबाउट इंडिफरेंस कर्व. नाउ द कंज्यूमर प्रेफरेंसेस regarding consumption in the two time periods can be represented by using indifference curves. So indifference curve क्या होता है, कोई भी ऐसे दो हमारे हम दो गुड्स को लेते हैं एक्स पे एंड एक्स एक्सिस पे एंड वाई एक्सिस पे. माइक्रो में हमने डिस्कस किया, बट यहाँ पे क्योंकि कंज्यूमर के पास जो दो गुड्स हैं वो है कंजम्पशन इन फर्स्ट टाइम पीरियड एंड कंजम्पशन इन सेकंड टाइम पीरियड. कंजम्पशन इन फर्स्ट टाइम पीरियड को हमने C1 से डिनोट किया है एंड कंजम्पशन इन सेकंड टाइम पीरियड को हमने C2 से डिनोट किया है. तो यहाँ पे ये जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है IC1 IC2, ये कॉन्वेक्स टू ओरिजिन है. सारी प्रॉपर्टीज इंडिफरेंस कर्व की यहाँ पे वही जाएंगी जो हमने माइक्रो में डिस्कस की थी. कि हमारा जो हायर इंडिफरेंस कर्व है वो ये डिस्प्ले करता है कि कंज्यूमर एक हायर वेलफेयर पे है. इंडिफरेंस कर्व कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, नहीं तो ट्रांसिविटी अजम्पशन का वायलेशन हो जाता है. एंड इंडिफरेंस कर्व दे आर कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, दे आर डाउनवर्ड स्लोपिंग बिकॉज दे रिप्रेजेंट दैट मोर इज प्रेफर्ड देन लेस. और इंडिफरेंस कर्व का हमारा फॉर्मल डेफिनेशन क्या है, बहुत सारे all the combinations of the two goods, that is all the combinations of C1 which is displayed on x axis and C2 which is displayed on y axis. So all such combinations of consumption in time period 1 and consumption in time period 2 जो कंज्यूमर को सेम वेलफेयर देते हो, मतलब इस IC1 पे x से भी कंज्यूमर को वही सेटिस्फेक्शन मिल रही है, वही यूटिलिटी मिल रही है जो उसको n पॉइंट पे कंज्यूम करके मिलेगी. और अगर कंज्यूमर एक ज्यादा हायर इंडिफरेंस कर्व पे कंज्यूम करता है, मतलब Z पे कंज्यूम करता है, Z पॉइंट ऑन IC2, तो इस Z पॉइंट पे उसकी यूटिलिटी, उसका सेटिस्फेक्शन ज्यादा होएगा एज कंपेयर टू X एंड एज कंपेयर टू N, क्योंकि X और N इंडिफरेंस कर्व 1 पे लाई करते हैं. Okay, so this was about preferences, indifference curve. So we said that the consumer's preferences regarding consumption in the two time periods can be represented by indifference curves, and indifference curve
and indifference curve shows the combinations of first period and second period consumption that make the consumer equally happy, equally satisfied. Now, slope of indifference curve you might have studied in microeconomics is marginal rate of substitution. Marginal rate of substitution मतलब किस रेट पे कंज्यूमर चाहता है, कंज्यूमर विलिंग है एक गुड को दूसरे गुड के लिए सब्स्टिट्यूट करने के लिए, जिससे कि उसका वेलफेयर और सेटिस्फेक्शन सेम रहे. मतलब अगर हम इसमें सपोज अब यहाँ से हम इसमें x पे अगर इनिशियली कंज्यूमर कंज्यूम करता है तो यहाँ पे ये सपोज C1 सपोज यहाँ पे ये C1 डैश कंज्यूम करता है और C2 डैश. अब अगर इसको हम बोले व्हाट इज हिज MRS व्हेन ही मूव्स फ्रॉम x टू n, क्योंकि x और n सेम इंडिफरेंस कर्व पे हैं, इसका मतलब अगर ये अपने कंजम्पशन 2 को रिड्यूस करता है तो इसे कंजम्पशन इन फर्स्ट टाइम पीरियड को इंक्रीज करना पड़ेगा. अगर ये कंजम्पशन 2 को डेल्टा C2 से रिड्यूस करता है तो इसे कंजम्पशन इन फर्स्ट टाइम पीरियड को डेल्टा C1 से इंक्रीज करना पड़ेगा, ताकि इनका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो सेम रहे. So the MRS, the slope here in this case is MRS between C1 and C2, and it shows the rate at which the consumer is willing to substitute C2 for C1. So this is marginal rate of substitution. और budget constraint हमें क्या बताता है? Budget constraint का slope होता है price of the price ratio of the two goods. तो budget constraint जो last lesson में discuss किया था, अभी revise भी किया था, वो display करता है किस rate पे market कंज्यूमर को प्रोवाइड करती है कि वो दो गुड्स को सब्स्टिट्यूट कर पाए, और इंडिफरेंस कर्व बताता है किस रेट पे कंज्यूमर विलिंग है सब्स्टिट्यूट करने के लिए. So we say that the slope at any point of indifference curve shows how much C2 the consumer requires in order to be compensated for 1 unit reduction in C1, so that उसका indifference curve same indifference curve पे रहे और consumer का satisfaction और utility same रहे. So this was about the indifference curve. Now that the two things are clear to us, that is the budget constraint of the consumer and the indifference curve of the consumer of his two goods, that is consumption in present time period and consumption in future time period, now we can derive the equilibrium, that is we can derive the optimization of how he allocates his consumption between the two time periods. ऑप्टिमाइजेशन के लिए सेम रूल है जो माइक्रो में हम अप्लाई करते हैं कि हमारा स्लोप ऑफ बजट कॉन्स्ट्रेंट शुड बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व. मतलब हमारा जो बजट कॉन्स्ट्रेंट है और इंडिफरेंस कर्व है वो बजट कॉन्स्ट्रेंट पे टेंजेंट होना चाहिए. जहां पे भी टेंजेंट होगा वही कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहलाएगा. नाउ इन दिस ग्राफ एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, अगेन ऑन द एक्स एक्सिस वी हैव टेकन C1 दैट इज कंजम्पशन इन टाइम पीरियड 1, एंड ऑन वाई एक्सिस वी हैव टेकन C2 that is consumption in time period 2. और ये जो ब्लैक से डिस्प्ले हो रहा है, this is the budget line और budget constraint, and all these blue lines, blue curves, they are indifference curves. Now जो ये IC3 है रेड वाला, this is actually tangent to the budget constraint, और इसीलिए इसको मैंने रेड से डिस्प्ले किया है ताकि आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर पाओ. ये टेंजेंट हो रहा है O पे, इसका मतलब जो कंज्यूमर का ऑप्टिमाइजेशन है that is at the point C1 dash and C2 dash. So this is how, which means that he is going to consume C1 dash amount in present time period and C2 dash amount in the future, that is period 2. So we say at the optimum, the indifference curve is tangent to the budget constraint. That is, indifference curve 3 is tangent to this budget constraint. Optimum combination is the best combination of consumption in the two time periods that the consumer can afford, जिससे कि उसका total satisfaction और total utility maximum होएगा. So at optimum we say that slope of indifference curve is equal to slope of budget line. मतलब ऑप्टिमम पे जैसे हम डायग्राम में भी देख सकते हैं, IC is tangent to budget line, which means that slope of indifference curve क्या होता है हमारा, marginal rate of substitution, and slope of budget line is 1 plus R जो हमने डिराइव किया था. So हमारा ऑप्टिमम पॉइंट पे इस ग्राफ के हिसाब से इस जीरो जहां पे हमने O लिखा है, जहां पे IC कर्व टेंजेंट है बजट लाइन के, वहां पे हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू 1 plus R. Marginal rate of substitution is the willingness at which the consumer is willing to substitute
consumption in time period 1 for consumption in time period 2, and 1 plus R is the rate that the market is providing to substitute consumption in time period 1 for consumption in time period 2. जहाँ पे market की willingness, consumer की willingness के साथ match करेगी, that will lead to optimization, that will lead to maximization of satisfaction for the consumer. So this is the rate at the optimum. With this, we have done and completed the basic of intertemporal Irving-Fisher's choice. हमने ये derive कर लिया है कि हमारा optimization कहाँ पे होगा. In the next class, we will discuss about कि जब भी हमारा income change होता है, तो उससे हमारा consumption कैसे change होता है. मान लो income in current time period changes, तो consumption in current time period and consumption in second time period, how will it change? And we will also do what if the interest rate changes. अगर consumer borrower है, तो उसका because interest rate क्या है हमारा 1 plus R, this is the slope of budget constraint. तो अगर consumer borrower है या consumer saver है, तो अगर इस इंटरेस्ट रेट में चेंज होता है, मतलब हमारा पूरा का पूरा बजट लाइन का स्लोप ही चेंज हो जाएगा, तो हमारा ऑप्टिमम पॉइंट भी चेंज हो जाएगा. देन व्हाट विल बी द ऑप्टिमम पॉइंट, वेदर द कंज्यूमर विल सेव मोर और विल ही सेव लेस, all those things we need to discuss. So these two topics are left in Irving-Fisher's consumption theory. Then this theory will be over and we will start with Modigliani's theory and Modigliani's life cycle theory and Friedman's permanent income theory. And then this unit 1 will be completed. So I'm planning that I will upload the lectures almost every day so that before exams, you should have everything in front of you and at your own convenient zone, you can revise them. Now, guys, if you have any doubts, please ask me. If you want me to do something specific or some topic you want me to do more in depth, you can ask. Otherwise, from my side, I'm trying कि मैं आपको अच्छे से exam के aspect से भी and from the aspect that you understand also in terms of applicability, आप वो भी अच्छे से कर पाओ. So I'm trying to do all these things. Apart from that, still if you think कुछ ऐसा topic है, let me know in the comments. All the best for your preparation and take care. Bye-bye.